परिचय। छात्रों, इन संख्याओं को देखा? ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को देखो, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। लेकिन हम उन संख्याओं के उस बड़े समूह को क्या कहेंगे जिसमें पूर्ण संख्याएं और उसकी सभी ऋणात्मक संख्याएं भी हों? जी हां, उन संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। आइए पूर्णांकों के बारे में और विस्तार से जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पूर्णांक को परिभाषित करना, पूर्णांक के गुणधर्म बताना और पूर्णांक की संक्रियाओं को बताना। पूर्णांकों का गुणधर्म। छात्रों, यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो योग क्या होगा? आइए देखें। रोहन के पास 6 गेंदें हैं। उसके मित्र सोहन के पास 5 गेंदें हैं। उनके पास कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं? जी हां, उनके पास कुल 11 गेंदें हैं। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ भी एक पूर्ण संख्या होती है। हम देख सकते हैं कि पूर्णांक का जोड़ पूर्णांक ही प्रदान करता है। अतः पूर्णांक योग संक्रिया के नियम के सापेक्ष संवृत्त होते हैं। रीना को देखो, उसके पास 5 चॉकलेट्स हैं। यदि वो 3 चॉकलेट्स अपने भाई को दे देती है तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बचेगी? जी हां, आप सही हैं। उसके पास 2 चॉकलेट्स बचेंगी। इस उदाहरण से हमने देखा कि दो पूर्णांकों का व्यवकलन भी एक पूर्णांक होता है। अतः पूर्णांक व्यवकलन की संक्रिया के नियम के सापेक्ष संवृत्त होते हैं। सामान्य तौर पर किन्हीं भी दो पूर्णांकों को a और b के लिए a जमा b एक पूर्णांक होता है। इसी प्रकार किसी भी दो पूर्णांकों a और b के लिए a घटा b एक पूर्णांक होता है। पूर्णांकों का गुणधर्म। आइए अब एक दूसरे गुणधर्म को जानें। यह क्रम विनिमयता का गुण है। यह 10 रुपए का नोट है। यदि हम इसमें 2 रुपए का एक सिक्का जोड़ दें तो हमें 12 रुपए प्राप्त होंगे। अब 2 रुपए का एक सिक्का लीजिए और इसमें 10 रुपए का एक नोट जोड़िए। हमें पुनः 12 रुपए ही प्राप्त होंगे। या हम इसे 10 जमा 2 बराबर 12 के रूप में लिख सकते हैं और 2 जमा 10 बराबर 12 भी। दोनों ही स्थितियों में उत्तर समान रहेगा। इसका अर्थ है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अतः पूर्णांकों का योग क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। साधारणतः किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए हम कह सकते हैं कि a जमा b बराबर है b जमा a के। पूर्णांकों का गुणधर्म। छात्रों, क्या 5 घटा कोष्ठक में घटा 3 बराबर है कोष्ठक में घटा 3 घटा 5 के? जी नहीं, क्योंकि 5 घटा कोष्ठक में घटा 3 बराबर 5 जमा 3 बराबर 8 और कोष्ठक में घटा 3 घटा 5 बराबर घटा 3 घटा 5 बराबर घटा 8। अतः हम कह सकते हैं कि व्यवकलन की संक्रिया क्रम विनिमयता के गुण का पालन नहीं करती। अब इस उदाहरण को देखें। हम पूर्णांकों घटा 3, घटा 2 और घटा 5 को लेते हैं। कोष्ठक में घटा 5 जमा कोष्ठक में घटा 3 जमा कोष्ठक में घटा 2 और कोष्ठक में घटा 5 जमा कोष्ठक में घटा 3 जमा कोष्ठक में घटा 2 को देखिए। पहले योग में कोष्ठक में घटा 3 और कोष्ठक में घटा 2 को एक साथ रखा गया है और दूसरे में कोष्ठक में घटा 5
और कोष्ठक में घटा 3 को एक साथ रखा गया है। दोनों ही स्थितियों में हमें परिणाम घटा 10 प्राप्त होता है। यह दर्शाता है कि पूर्णांक योग की संक्रिया में साहचर्य के गुण का पालन करते हैं। साधारणतः किसी भी पूर्णांक a, b और c के लिए हम कह सकते हैं कि a जमा कोष्ठक में b जमा c बराबर कोष्ठक में a जमा b जमा c के। योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। जब हम शून्य को किसी पूर्ण संख्या से जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। शून्य पूर्ण संख्याओं की एक योज्य तत्समक है। इसी प्रकार यदि हम शून्य को पूर्णांकों से योग करें तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होते हैं। साधारणतः किसी भी पूर्णांक के लिए a जमा शून्य बराबर a बराबर शून्य जमा a होता है। पूर्णांकों का गुणन। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं का गुणन पुनरावृत्ति योग होता है। उदाहरण स्वरूप 2 जमा 2 जमा 2 बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6। इसी प्रकार पूर्णांकों का गुणन भी पुनरावृत्ति योग होता है। उदाहरण स्वरूप कोष्ठक में घटा 5 जमा कोष्ठक में घटा 5 जमा कोष्ठक में घटा 5 बराबर 3 गुणा कोष्ठक में घटा 5। इसलिए 3 गुणा कोष्ठक में घटा 5 बराबर घटा 15। आइए अब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करें। पहले 6 और 4 का गुणा करें और गुणनफल के आगे ऋण का चिन्ह लगा दें। हमें घटा 24 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 5 गुणा कोष्ठक में घटा 4 बराबर घटा कोष्ठक में 5 गुणा 4 बराबर घटा 20। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। हम 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्या की तरह गुणा करते हैं। सामान्यतः किन्हीं भी 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए कोष्ठक में घटा a गुणा कोष्ठक में घटा b बराबर a गुणा b। 3 या ज्यादा ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। इन उदाहरणों को देखिए। पहले उदाहरण में 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन हुआ है। दूसरे उदाहरण में 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन हुआ है। तीसरे उदाहरण में 4 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन हुआ है और चौथे उदाहरण में 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन हुआ है। 3 या ज्यादा ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। इन गुणनों से हमने देखा कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक है। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक है। 4 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक है। हम देख सकते हैं कि पहले और तीसरे उदाहरण में गुणा किए गए ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम क्रमशः 2 और 4 थी। इसलिए 1 और 3 में प्राप्त गुणनफल धनात्मक है और 2 एवं 4 उदाहरण में गुणा किए गए ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम थी। इसलिए 2 एवं 4 में प्राप्त गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि गुणन में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या यदि सम हो तो गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है और यदि गुणन में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम हो तो गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है। पूर्णांकों के गुणन के गुणधर्म। 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है। उदाहरण के लिए कोष्ठक में घटा 20 गुणा कोष्ठक में घटा 5 बराबर 100। कोष्ठक में घटा 15 गुणे 17 बराबर घटा 255। अतः हम कह सकते हैं कि गुणन योग की संक्रिया के सापेक्ष समवृत्त है। सामान्यतः
a और b पूर्णांकों के लिए a गुणा b एक पूर्णांक होता है। इस उदाहरण को देखिए। हम देख सकते हैं कि 3 गुणा कोष्ठक में घटा 4 बराबर कोष्ठक में घटा 4 गुणा 3। इसलिए पूर्णांकों का गुणनक्रम विनिमय के गुणन का पालन करता है। सामान्यतः किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a गुणा b बराबर b गुणा a। ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य का गुणनफल शून्य होता है। उदाहरण स्वरूप कोष्ठक में घटा 3 गुणा शून्य बराबर शून्य होगा। शून्य गुणा कोष्ठक में घटा 4 बराबर शून्य होगा। घटा 5 गुणा शून्य बराबर शून्य होगा। शून्य गुणा कोष्ठक में घटा 6 बराबर शून्य होगा। सामान्यतः किसी भी पूर्णांक a के लिए a गुणा शून्य बराबर शून्य गुणा a बराबर शून्य। जब हम किसी पूर्णांक से 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है। उदाहरण स्वरूप कोष्ठक में घटा 3 गुणा 1 बराबर घटा 3। 1 गुणा 5 बराबर 5। इसका अर्थ है एक पूर्णांक के लिए गुणात्मक तत्समक है। सामान्यतः किसी भी पूर्णांक a के लिए a गुणा 1 बराबर 1 गुणा a बराबर a। लेकिन जब हम किसी पूर्णांक का घटा 1 से गुणा करते हैं तो हमें पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। इन उदाहरणों में घटा 3 हो गया है 3, घटा 6 हो गया है 6, 13 हो गया है घटा 13 और घटा 25 हो गया है 25। साहचर्य और वितरण का गुणधर्म। 3 पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांकों के समूहबद्धता पर निर्भर नहीं होता और इसे गुणन का साहचर्य गुण कहते हैं। किन्हीं 3 पूर्णांकों a, b और c के लिए कोष्ठक में a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा कोष्ठक में b गुणा c। उदाहरण स्वरूप 7 गुणा कोष्ठक में 6 गुणा कोष्ठक में घटा 4 बराबर 7 गुणे कोष्ठक में घटा 6 गुणा कोष्ठक में गुणा 4। आइए अब गुणन के वितरण गुण की तरफ बढ़ें। किन्हीं भी पूर्णांकों a, b और c के लिए a गुणा कोष्ठक में b जमा c बराबर a गुणा b जमा a गुणा c। उदाहरण स्वरूप कोष्ठक में घटा 2 गुणा कोष्ठक में 3 जमा 5 बराबर कोष्ठक में घटा 2 गुणा 3 जमा कोष्ठक में घटा 2 गुणे 8। इसी प्रकार 3 पूर्णांकों a, b और c के लिए a गुणा कोष्ठक में b घटा c बराबर a गुणा b घटा a गुणा c। उदाहरण स्वरूप 4 गुणा 3 घटा 8 कोष्ठक में बराबर 4 गुणा 3 घटा 4 गुणा 8। भाग। हम जानते हैं कि भाग गुणन की व्युत्क्रम संक्रिया है क्योंकि 3 गुणा 5 बराबर 15, इसलिए 15 भाग 5 बराबर 3 और 15 भाग 3 बराबर 5। जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उनका भाग पूर्ण संख्याओं की तरह करते हैं और उनके भागफल के आगे एक चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। सामान्यतः किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a भाग कोष्ठक में घटा b बराबर कोष्ठक में घटा a भाग b, जहां b 0 के बराबर नहीं है। भाग का गुणधर्म। भाग क्रम विनिमय के गुण का पालन नहीं करता। उदाहरण स्वरूप कोष्ठक में घटा 8 बटा
कोष्ठक में घटा 4 कोष्ठक में घटा 4 बटे कोष्ठक में घटा 8 के बराबर नहीं है। शून्य द्वारा किसी पूर्णांक में भाग देना अर्थहीन है और शून्य को शून्य के अतिरिक्त अन्य किसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल शून्य आता है। किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक होता है। उदाहरण स्वरूप कोष्ठक में घटा 8 बटा 1 बराबर है कोष्ठक में घटा 8 के। कोष्ठक में घटा 11 बटा 1 बराबर है कोष्ठक में घटा 11 के। किंतु किसी पूर्णांक को घटा 1 से भाग दिया जाए तो गुणनफल वही पूर्णांक नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप घटा 8 कोष्ठक में बटा कोष्ठक में घटा 1 बराबर है 8 के। 11 बटा कोष्ठक में ऋण 1 कोष्ठक में घटा 1 बराबर है घटा 11 के। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पूर्णांक संख्याओं का सबसे बड़ा संचयन है जो पूर्ण संख्याओं और उसकी ऋणात्मक संख्याओं के योग से बनता है। यदि a और b पूर्णांक हैं तो a जमा b और a घटा b भी पूर्णांक होंगे। यदि a और b कोई पूर्णांक हैं तो सभी पूर्णांकों a और b के लिए a जमा b बराबर b जमा a होगा। यदि a, b और c कोई पूर्णांक हैं तो सभी पूर्णांकों a, b और c के लिए a जमा b जमा c बराबर a जमा कोष्ठक में b जमा c होगा और c के लिए कोष्ठक में a जमा b जमा c बराबर a जमा कोष्ठक में b जमा c होगा। पूर्णांक शून्य के योग के सापेक्ष तस्मक है, यानी सभी पूर्णांकों a के लिए a जमा शून्य बराबर शून्य जमा a बराबर a है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक और एक दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। गुणन में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या यदि सम हो तो गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है और यदि गुणन में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम हो तो गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यदि a और b पूर्णांक हैं तो a गुणा b भी एक पूर्णांक है। यदि a और b पूर्णांक हैं तो a गुणा b बराबर b गुणा a के। पूर्णांक एक पूर्णांकों के लिए गुणज इकाई है, यानी किसी पूर्णांक a के लिए 1 गुणा a बराबर a गुणा 1 बराबर a है। यदि a, b और c पूर्णांक हैं तो कोष्ठक में a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा कोष्ठक में b गुणा c। यदि a, b और c पूर्णांक हैं तो किन्हीं भी पूर्णांकों a, b और c के लिए a गुणा कोष्ठक में b जमा c बराबर a गुणा b जमा a गुणा c है। जब एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। इसके ठीक उलट भी सही होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक का किसी ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। किसी पूर्णांक a के लिए a भाग शून्य अपरिभाषित होता है और a भाग 1 बराबर a होता है।